गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में हैं। अमित शाह यहां चुनाव की तैयारियों के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। बांकुड़ा में अमित शाह बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण भी करने पहुंचे। बांकुड़ा में ढोल नगाड़े परंपरागत छऊ नाच के साथ अमित शाह का जोरदार स्वागत हुआ। अमित शाह बांकुड़ा में आदिवासी और प्रवासी हिंदू समुदाय के लोगों के साथ खाना भी खाएंगे। 2 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर अमित शाह कल रात कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे और वहां बीजेपी कार्यकर्ता मदन घोरई के परिवार वालों से भी मुलाकात की थी। हाल ही में बीजेपी कार्यकर्ता मदन घोरई की पुलिस हिरासत में मौत हुई थी। तो आदिवासी परिवार से मिलेंगे। दोपहर का जो भोजन है वो आदिवासी परिवार के साथ करेंगे। अमित शाह प्रवासी हिंदू समुदाय से भी करेंगे मुलाकात। इस सब के बीच कार्यकर्ताओं से फिलहाल वो मिल रहे हैं और ऐसी जानकारी की चुनाव की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और दिशा निर्देश भी कार्यकर्ताओं को अमित शाह देंगे। तो कल एयरपोर्ट पहुंचे थे, कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे थे और अब 2 दिवसीय दौरा अमित शाह का, जहां वो चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और मुलाकात का सिलसिला शुरू भी हो चुका है। जब बांकुड़ा पहुंचे तो अमित शाह ने जीत का दावा किया और सीधा निशाना साधा ममता सरकार पर, यह कहते हुए कि ममता सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश है। बहुत जल्द ममता सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो रही है और ममता सरकार का जाना तय है। कुछ इस अंदाज में अमित शाह ने निशाना साधा और कहा क्या उन्होंने, आइए सुनवाते हैं आपको। आज भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा को श्रद्धांजलि देकर मेरे 2 दिन के बंगाल दौरे की शुरुआत हुई है। कल रात से मैं बंगाल में हूं। जहां पर भी गया इसी प्रकार का उत्साह, इसी प्रकार का स्वागत दिखाई पड़ता है। एक और तो ममता सरकार के प्रति भयंकर जनाक्रोश दिखाई पड़ता है और दूसरी ओर श्री नरेंद्र मोदी के प्रति एक आशा और श्रद्धा दिखाई पड़ती है कि बंगाल के अंदर परिवर्तन श्री मोदी जी के नेतृत्व में ही आ सकता है। जिस प्रकार से दारुण गरीबी के अंदर फंसे हुए बंगाल में मोदी सरकार ने भेजी हुई सारी सुविधाएं, मदद और बंगाल के लोगों को अपना जीवन धोरण सुधारने के लिए जिस प्रकार का आश्वासन भारत सरकार ने दिया है वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। मैं इसी क्षेत्र की बात कर लूं, आदिवासी बहुल क्षेत्र के अंदर न आदिवासियों के लिए जो घर के पैसे भेजे हैं वो आदिवासियों तक पहुंचे हैं, ना किसानों को 6,000 रुपया मिलना चाहिए हर साल वो मिल रहा है, ना हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का सुविधा मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा। भारत सरकार की 80 से ज्यादा योजनाएं जो गरीब, दलित, आदिवासी और पिछड़े लोगों के लिए है उसको ममता सरकार रोक कर बैठी है। मैं ममता दीदी को बताना चाहता हूं कि आपके मन में भय है कि इन योजनाओं को रोकने से आप भारतीय जनता पार्टी को रोक लोगी, तो आपकी भ्रांति है। आप एक गरीब लोगों के लिए मोदी जी ने जो 6,000 रुपया प्रति साल भेजा है वो पहुंचने दीजिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचने दीजिए, शौचालय पहुंचने दीजिए, इनका घर उन तक पहुंचने दीजिए, तो शायद थोड़ा बहुत भी आपके लिए सोचेंगे। जिस प्रकार का दमन का चक्र विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ममता सरकार ने चलाया है, मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं कि ममता सरकार का मृत्युगंड बच चुका है। आने वाले दिनों में यहां भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। मैं आज बंगाल की जनता को अपील करने आया हूं कि बंगाल एक सरहदी प्रांत है। देश की सुरक्षा बंगाल की आंतरिक सुरक्षा के साथ जुड़ी है। देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, बंगाल के युवा को रोजगारी देने के लिए
और बंगाल के गरीब लोगों को दारुण गरीबी से बाहर निकालने के लिए इस सरकार को उखाड़ कर फेंक दीजिए। एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। हम आने वाले दिनों में यहाँ पर सोनार बांग्ला की रचना करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में भरसक प्रयास। तो जीत के दावे के साथ ममता सरकार पर हमला कुछ इस अंदाज में। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा लगातार वहां से लाइव बने हुए हैं। अमिताभ जी, जिस समुदाय के परिवार के साथ आज मुलाकात करने वाले हैं अमित शाह, भोजन भी करेंगे, वो कितना बड़ा संदेश, क्योंकि कहा जा रहा है कि पूर्वी पाकिस्तान से वो समुदाय आता है और ऐसे में सीए का महत्व उनके लिए बेहद खास है। देखिए, जिस समुदाय जो आज मूलतः आदिवासी इलाके का दौरा है और जो बिरसा मुंडा की तस्वीर को माल्यार्पण किया है, ये जो सीमा है बांकुरा पुरुलिया इलाका, ये झारखंड छत्तीसगढ़ से लगी हुई सीमा है और यहाँ पर आदिवासी बहुत ज़्यादा बहुतायत संख्या में है और आदिवासियों तक ही संदेश पहुँचाना चाहती है कि ममता सरकार ने सरकारी योजनाओं को ठीक तरह से क्रियान्वित नहीं किया है, उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुँचा है। जहाँ तक जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ की बात है, जो बांग्लादेश 71 के बाद धीरे धीरे बंगाल की सीमा के अंदर आ गए थे, बंगाल में बसे हुए हैं, तो उसके लिए भी कल उस परिवार के साथ भोजन करेंगे। शायद वही कारण है कि नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर की बात कर रही है बीजेपी बंगाल में और शायद यही कारण है कि उस समुदाय को, जो समुदाय कम से कम 2 से 2.5 करोड़ की संख्या में बांग्लादेश से आकर भारत में बसा हुआ है, माइनॉरिटी हिंदूज का, वो समुदाय जो कम से कम 60 विधानसभा सीटों पर प्रभावित करने का दम भरता हो, उस समुदाय के साथ वो कल दिन बिताने वाले हैं। तो ये आज आदिवासियों के साथ कल उस समुदाय के साथ दिन बिताना ये काफ़ी बड़ा संदेश देता है, क्योंकि अब उनके बंगाल के दौरे, उनके कार्यक्रमों को देखकर ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इन दोनों समुदायों के बारे में भी ऐलान करना पड़ा कि ज़मीन के पट्टे भी उनको दे रही हैं और उस हिंदू जो शरणार्थी आए हैं माइनॉरिटी, उनके लिए भी लगातार उनकी सरकार ने काम किया है। उनकी सबसे बड़ी नेत्री के साथ भी ममता लगातार बनी रही हैं। तो ममता की ये सफाई दिखाती है कि बीजेपी ने जिस जगह निशाना साधा है आगे आने वाले दिनों में अपनी लड़ाई के लिए, यहाँ वोट बैंक की लड़ाई के लिए, शायद वो चीज़ें अब बंगाल की सरकार को, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुभी हैं। शायद यही कारण इनको रिएक्ट करना पड़ा है। कार्यकर्ताओं से बातचीत का सिलसिला क्या शुरू हो चुका है अमिताभ जी, और क्या जानकारी मिल पा रही है, किस तरह के दिशा निर्देश अमित शाह की तरफ से कार्यकर्ताओं को? देखिए, यही इसी हॉल में, ये रविंद्रा हॉल है यहाँ पर बांकुड़ा का, और बांकुड़ा एक काफ़ी कलकत्ता से शहर से काफ़ी दूर ये आदिवासी इलाके में, और अगर उन्होंने चुना है अपने कैंपेन की शुरुआत को और आदिवासी इलाके के तमाम कार्यकर्ताओं से कम 200 कार्यकर्ता अगर अंदर बैठकर अमित शाह के साथ मंत्रणा कर रहे हैं, तो ये भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है। बीजेपी के शीर्ष नेताओं में से एक हैं और बीजेपी के प्रमुख रणनीतिकार माने जाते हैं। बंगाल की पूरी चुनावी रणनीति और व्यूह रचना अमित शाह ही रच रहे हैं। उनके सबसे बड़े सिपाही सलार कैलाश विजयवर्गीय लगातार बंगाल में डेरा डाले हुए हैं पिछले 2 सालों से। तो आप गंभीरता समझ सकते हो कि किस तरह से बीजेपी और खुद अमित शाह बंगाल को ले रहे हैं, बंगाल के चुनाव को ले रहे हैं, और वो ये भी जानते हैं कि बंगाल में जिस तरह से राजनीतिक हत्याएं होती हैं और राजनीतिक हिंसा होती है, कार्यकर्ताओं के लिए तृणमूल के लोगों के साथ भिड़ना आसान नहीं होगा। और शायद यही कारण है कि उनमें दम भरने के लिए, उनमें जोश भरने के लिए, उनको बूथ स्तर पर कैसे मजबूत रखना, इन सब तमाम चीज़ों को लेकर उनके साथ चर्चा करेंगे। कम से कम 1-1.5 घंटे की चर्चा होगी। उसके बाद ये आधे घंटे की दूरी पर एक गाँव है, वहाँ पर जाकर उस परिवार के साथ भोजन करेंगे। कार्यकर्ताओं से यहां पर चर्चा, क्या और भी जगह कार्यकर्ताओं से बातचीत का ये सिलसिला शुरू करेंगे अमित शाह? कल का पूरा कार्यक्रम क्या रहेगा? कल के कार्यक्रम में उनका हिंदू शरणार्थी जो माइनॉरिटीज़ आए हैं बांग्लादेश और जो भारत में बसे हैं, उनके साथ, उन परिवारों के साथ भोजन करना है। कल का फोकस उन पे होगा। कल कलकत्ता में भी रहेंगे और वहाँ से भी लोगों के साथ, वहाँ भी कार्यकर्ताओं के, कल उनके पास जाकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो कुल मिलाकर एक अपने उन लोगों तक संदेश, उन लोगों के बीच जाना जो कि समाज में विकास की राजनीति से दूर रहे हैं, उन समाज के उस वर्ग तक जाना जिन पर शायद सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का लाभ नहीं पहुंचा है। शायद यही बहुत बड़ी चोट होती है जो मौजूदा सरकार होती है, और शायद यही सबसे बड़ा कारण होता है एंटी इनकम्बेंसी का, कि आपकी जनता तक आपके कार्यक्रमों का फ़ायदा नहीं पहुंचा है। और यही कारण है कि इन 2 समुदायों को चुना गया है और धीरे धीरे पूरे बंगाल में
केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर, राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर, कोरोना को लेकर, कोरोना काल में किस तरह से राज्य सरकार ने ठीक से काम नहीं किया, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर बीजेपी निशाना साधने वाली है। और खासकर नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर से लेकर ये तमाम मुस्लिम अपीजमेंट, ये तमाम ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर धीरे धीरे बीजेपी अपने प्रचार का अभियान तेज करेगी, लेकिन वो आने वाले दिनों में होगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी उन तमाम समाज के उन वर्गों तक जाने की तैयारी में है, उन कार्यकर्ताओं तक जाने की तैयारी में है जिनके मन से तृणमूल का डर मिटाया जा सके, तृणमूल का डर मिटाया जा सके। मुख्य धारा में उनको शामिल नहीं करके सरकार ने किस तरीके का कदम उठाया है, किस तरीके से सरकार उसमें असफल रही है, वो उस समुदाय तक, उस वर्ग तक पहुंचने की कोशिश बीजेपी की तरफ से अमित शाह के जरिए, और अब कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे हैं अमित शाह। आज आदिवासियों के साथ भोजन, तो कल हिंदू शरणार्थियों के साथ भी खाना खाएंगे। अमिताभ जी, आप लगातार वहां पर बने रहिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बिहार चुनाव के आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार आज अंतिम दिन पर है और आज शाम 6 बजे से बिहार में प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी भी लगातार बिहार के दौरे पर हैं और पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में मनोज तिवारी ने बिहार में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया। पाजी क्या बात है, आज मुकाबला पाजी, आज मुकाबला होना है। गेंद जरूर नहीं है लेकिन पिच पाजी वही पुरानी है। मनोज जी मौजूद हैं। मनोज जी तैयार है ना? हाँ। अरे हाँ भाई हाँ, तो आ जाओ पाजी। पाजी जीते मनोज भाई हैं तो इन्होंने बैटिंग ले ली है। हाँ। पाजी तो हमारी टीम तैयार है पाजी, और चैलेंज पाजी, चैलेंज तो सबको मालूम है किसके किसके बीच है, और युद्ध पाजी जबरदस्त बिहार में हो रहा है। तो आने दीजिए विरोधी को, आने दो। अब पाजी आज तो है पाजी, ये बड़ा डिफिकल्ट शॉट होता है पाजी। इसके लिए थोड़ी सी कलाई में ताकत होनी चाहिए। जब आप इस तरफ यानी गली और ये जो स्लिप है उसके ऊपर से मारते हैं शॉट। ये आर्ट है। हा? ये आर्ट है। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ, आर्ट है तो वो भी जो सामने आपके तेजस्वी है वो भी तो इसी आर्ट का माहिर है, क्रिकेट का। देखो हाँ। ये कलाइयों का खेल है और कलाइयों में दम होना चाहिए, तब आप ये शॉट लगा सकते हैं। वो कमजोर आदमी नहीं है, वो तो सिर्फ क्रिकेट ही खेले है। नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं। हाँ। हम बिहार के किसी बच्चे को कमजोर नहीं समझते। क्या बात है। ओए होए, तो फिर मतलब ये है कि वो खेल में दोनों माहिर हैं, वो कुछ भी सकता है। नहीं, कुछ लोग कलाइयों में दम के साथ खेल रहे हैं, कुछ लोग कुछ और तरीके से। अच्छा चलिए साहब, मैच बड़ा रोचक है पाजी। देखिए पाजी, आप अपना कैमरा बचाइएगा, आप बहुत खतरनाक जगह खड़े हैं। ओए ओए, पाजी मुझसे मिस हुई पाजी। अब ये एंड बदल गया है, यानी ओवर भी हो गया और लास्ट बॉल में इन्होंने एक रन चुरा लिया, यानी अब अगली जो बॉलर है वो इन्हीं को। असल में आप समझते नहीं हैं। जी 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 जी, अंतिम बॉल पे एक ही रन लेना होता है, तभी वापस बैटिंग मिलेगी। हाय यही तो मैं कह रहा हूँ, आप बैटिंग के बड़े माहिर आदमी हैं भाई। तो, अंतिम बॉल पे हाँ सिंगल लेना जरूरी है। तो मैं कह रहा हूँ, जब क्रिकेट में इतने माहिर हैं आप, तो यहाँ पार्टी आपको काहे ले घोषित कर देती है कि बिहार के लाला, बिहार के लाला। हम घोषित हैं। घोषित हैं। अरे जिया हो बिहार के लाला, है जिया तू 1000 साला। है। अब ऐसा पिच भी पहले नहीं मिलता था। हाँ, पहले तो नहीं मिलता था, ये अभी मिला है आपको। दिल्ली में भी मिला था दिल्ली में भी मिला था और बिहार में भी मिला पाजी। प्रतीक भैया बहुत बदमाशी कर रहे हो। आजा, ये क्या फेंकता है वो? हाँ पाजी, तैयार रखिए। आखिरी बॉल पे रन लिया था, स्ट्राइक मनोज जी के पास है, स्ट्राइक वो अपने पास ही रखते हैं। गेंद पे नजर है और बॉलर है थोड़ा ऑफ स्पिन। पाजी दस्तानों में गेंद आ गई, संभल के मनोज भाई, बॉलर बदल गया है। बाहर थी।
है धीरे से खेला। अच्छा मनोज भाई, ये चुनावी सभा में बहुत कुछ हो जाता है, हाँ। तो कुछ बॉलें बड़ी धीरे खेली जाती है। देखिए, जैसे आपको याद होगा दिल्ली के चुनाव में कुछ बोल गए लोग, बीजेपी के नेता, वो थोड़ा धीरे खेलना चाहिए था। बहुत बात है यार। कुछ बॉलें धीरे खेलनी चाहिए, याद है ना दिल्ली? संभल के तो खेलना ही है। हाँ, संभल के खेलना है जरूरी। पाजी पाजी पाजी, ये किस छोड़ के, अपनी क्रीज छोड़ के आगे बढ़े थे और वो बस विकेट कीपर आगे आया था। तो मैं कह रहा था कि वो नहीं बोलना चाहिए चुनाव में जो बोल जाते हैं कभी कभी। लेकिन फिलहाल बिहार की पिच है, मनोज जी बैटिंग कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से। अरे ले, पाजी अब हाँ, हाँ। 4 रन होगी। 4 रन हो गया। पाजी गजब है, आपने भी कैमरा वहीं लगाया जहां मनोज जी बैटिंग कर रहे हैं। आपके ऊपर से उन्होंने बॉल उठाई थी। क्या है, कभी कभी हाँ मनोज भाई, ऊपर से बॉल ले जाना जरूरी है। जरूरी है। तो यहाँ तो जो बिहार का है, जो इसमें तो ऊपर ही से बॉल जा जैसे रही है। बिहार में अभी एलिवेटेड पुल बन रही है ना, हाँ, हवा में पुल, हाँ, हवा में पुल, गंगा जी में पुल, गंगा जी में पुल, कोसी में पुल, कोसी में पुल। तो ये सब ऊपर से कभी कभी बॉल ऊपर से जानी चाहिए। हाँ, ऊपर से बॉल जाती है और नीचे पुल धरा जाता है। मालूम है ना, पुल धरा गया था। धरा नहीं, बना जाता है। जितना आईपीएल नहीं दिखा होगा उतना दिख जाएगा ये। वेल बॉल, ये शॉट था भाई। पाजी ये बहुत बढ़िया शॉट था। क्रिकेट के जानकार इस बॉल को और इस शॉट को जानते हैं। अच्छा शॉट था ये भाई। मनोज भाई, तो कितना पुराना शौक है ये? देखिए, शौक पुराना है, हाँ, लेकिन बिहार के बच्चों को स्पोर्ट्स के मामले में भी आगे ले जाना है। हाँ, हाँ। अब देखिए यहाँ इस इल्जाम रिजिम में, बिल्कुल इस ले जाना रिजिम है, में क्योंकि बड़ी प्रतिभाशाली जगह है। ये एकेडमी चल रही है, जी, whoever रनिंग, कोई भी चला रहा हो, हाँ, बट हम इसके समर्थक हैं। जी, एक यहाँ और नया स्टेडियम हमने पावर ग्रिड के माध्यम से बनवाया है, वेरी गुड। और जो अगला 5 साल होगा, जी, इसमें हम अपने बच्चों को क्रिकेट के साथ साथ और स्पोर्ट्स, और जो कोटा जैसी जगहों पे जहाँ शिक्षक भी बिहारी, पढ़ने वाले भी बिहारी, मगर पढ़ाई होती है राजस्थान में, हम कोटा 2 बनाएंगे, वाह, मुखर्जी नगर 2 बनाएंगे, वाह, एजुकेशन हब बनाएंगे, स्पोर्ट्स हब बनाएंगे। बिहार के बच्चों को टैलेंट की कमी नहीं है। हाजी, रोशनी कहीं से भी आए, चाहे इनकी तरफ से आए, चाहे उधर आरजेडी की तरफ से आए, रोशनी आनी चाहिए, वो बिहार में आनी चाहिए। लेकिन ये बात कर रहे थे, शौक बहुत पुराना है। हाजी पाजी, यहाँ पे शौक बहुत पुराना है। यहाँ पे भी एलईडी की रोशनी ज्यादा अच्छी है। नौकरी ज्यादा अच्छी है। हाजी, मुझे तो क्रिकेट थोड़ा बहुत आता है, ज्यादा नहीं, इनको ज्यादा आता है, पुराने खिलाड़ी। लेकिन शौक के बारे में मैं जानता हूँ, शौक तो बहुत पुराना है। यहाँ पे बड़ा मसला चल रहा है शाम को, जो शौक की बात, जो शराबबंदी है। लोग कह रहे हैं तो जो टैलेंट है वो बैग में रख के, किताबों की जगह बॉटल, और ये बार ऑन कॉल। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब शराबबंदी है तो लेकिन उसका वो पालन करना तो चाहिए। उपलब्ध हो रही है। नहीं, वो उसमें हम थोड़ी उसकी समीक्षा करेंगे कि ये जो इसका दुरुपयोग हो रहा है उसको कैसे ठीक। पाजी, बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है पाजी। जल्दी 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 जी, समीक्षा होगी। मनोज जी कह रहे हैं शराबबंदी की बिहार में पटना। पाजी, तुम्हारी तो लात टपकने लगी होगी। अभी बॉल देखो, वो कह रहे हैं शराबबंदी की समीक्षा होगी। पाजी, अगली बॉल है। है पाजी, तो मनोज भाई जी ने कहा कि शराबबंदी की समीक्षा होगी, इसके जो तमाम इन एंड आउट्स हैं वो देखे जाएंगे, चेक किए जाएंगे। नहीं, शराबबंदी की समीक्षा नहीं बोला मैंने। हाँ। मैंने बोला शराबबंदी में जो लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, हाँ, या बिला वजह छोटी छोटी बातों में बहुत सारी लीगल प्रॉब्लम आती है, हाँ, हाँ, उसकी समीक्षा करेंगे, ताकि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है शराबबंदी वो भी पूरा हो, फ्यूचर न खराब हो, महिलाएं सुरक्षित रहें, हाँ, हाँ, और बिला वजह किसी को प्रॉब्लम भी ना हो, उसकी हम मतलब जैसे मान सकते हैं जैसे गुजरात मॉडल है। आप ठीक कह रहे हैं, वैसी बातों के लिए जिसपे जगह है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दैट मीन पाजी, जैसे गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन अगर कोई बाहर से जब आता है गुजरात में, तो उसके पास एक लाइसेंस होता है, वो शराब का एक निश्चित मात्रा ला सकता है। तो आने वाले समय में कुछ ऐसा हो सकता है अगर ये सत्ता में आए। लेकिन बॉल पाजी,
बॉल आने वाली है। आ गए। ये बहुत तेज फेंकता हो। पाजी अच्छी बॉल है, लेकिन इन्होंने लॉन्ग ऑन की तरफ उठाया पाजी थोड़ा सा। और ये रन जो है पाजी 2 ही लेते हैं, क्योंकि स्ट्राइक अपने पास ही रखते हैं। ये बड़े पुराने खिलाड़ी हैं, मुझे मालूम है, आप इनके बारे में जानते हैं। स्ट्राइक एक बार फिर इनके पास है, बॉलर अपने पास बॉल मंगा रहा है और बॉल को वो रगड़ रहा है। जानता है कि अगर एक एंड बॉल का एक हिस्सा चमकदार होगा, दूसरा रफ होगा, तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ी सी भी मदद इस पिच से मिल गई तो खेल बदल सकता है। अच्छी बात बोली, एक हिस्सा अगर चमकदार हो, दूसरा खुरदरा हो, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम हर हिस्से को चमकदार बनाएंगे, ऐसा चमकता बिहार बनाएंगे। पाजी ये अब खिलाड़ी नहीं रहे हैं, अब ये पॉलिटिशियन हो गए हैं। हाँ पाजी वेल प्लेड। इन्होंने बिल्कुल ऑफ के बाहर थी थोड़ी सी बॉल, उसको एक ब्लेड के से एक दिशा दिखाई। लेकिन एक बात है, युवा लोग कह रहे हैं कि उनके साथ तो खेल ही हो गया। खेल इस तरह से हो गया कि हर आदमी खेले, कह रहा खेलो खेलो, और युवा बेरोजगार है। बिहार में हाहाकार है। देखिए ऐसा नहीं है। हाँ, पिछले रिजीम में भी 6 लाख लोगों को नौकरियां, 6 लाख नौकरी दी गई है। हाँ। और करीब 10 लाख रोजगार दिए गए हैं। लोग कहते हैं नौकरी और रोजगार में डिफरेंस है। आपने 19 लाख रोजगार की इस बार हमने 19 लाख रोजगार और बाकी कम से कम 4 लाख नौकरियों की बात की है। लोग कह रहे हैं, इस बात कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आपने तो बाद में लाए, और उन्होंने तो कह दिया कि पहली कैबिनेट बैठक में जब होगा तो 10 लाख नौकरी देंगे, और सबसे बड़ा इशू यही है इस समय। फिर उसके बाद आप 19 लाख रोजगार की हवाई फायरिंग बोलते हैं। क्या कहते हैं? हवाई फायरिंग। उस बॉलिंग एंड पर बॉलर पहुंच गया है पाजी। आइए, क्या बोलते हैं? हवाई फायरिंग। पाजी एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, ये तीसरी बार नो बॉल कैसे, दूसरी बार नो बॉल कैसे हो गई पाजी? फिर नो बॉल नहीं, वो उन्होंने क्रॉस कर दिया था लाइन को। हाँ। मेरा भाग्य है कि 2 बार आपको नो बॉल मिल गई। ये मेरा भाग्य है पाजी। यही कहते हैं, इसीलिए लोगों को शक होता है कहीं ईवीएम में तो खेल नहीं है। मतलब हमारा भाग्य हो तो ईवीएम का खेल है, और दूसरे का भाग्य हो तो ईवीएम ठीक है। अच्छा। बिहार को लेकर कुछ सुना रहे थे आप कविता? नहीं, मैं वो कह रहा हूँ ना। मेरा एक अलग भाव है। हाँ। कि सजावे के परी हो, है सजावे के परी। हाँ। बिहार के बगिया के आगे और सजावे के परी। हरे बचावे के परी हो, बचावे के परी। नजर गुजर से अपने बिहार के बचावे के परी। ये कलाकार ज्यादा बड़े हैं पाजी, खिलाड़ी चाहे जितने हो, मैं नहीं जानता खिलाड़ी के बारे में, आर्टिस्ट बड़े, क्योंकि मैं आर्टिस्ट को तो समझता हूँ, खिलाड़ी मैं भी उतना बड़ा नहीं हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ। लेकिन साफ बात हो, सत्य बात हो, इतने करे बिचारी। अरे गौरवशाली हो बिहार, ये विनती करे मनोज तिवारी। पाजी महाराष्ट्र में धार्मिक स्थल खोलने की मांग को लेकर बीजेपी ने फिर उद्धव सरकार के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। बीजेपी के कार्यकर्ता उस्मानाबाद जिले की तुलजा भवानी मंदिर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के रोकने पर बीजेपी कार्यकर्ता साधु संतों के साथ मंदिर की सीढ़ियों पर ही धरने पर बैठ गए हैं और यहीं भजन कीर्तन शुरू कर दिया है। तो मंदिर खुलवाने की मांग और इसको लेकर ये धरना मंदिर की सीढ़ियों पर ही कोशिश ये कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता कि किसी भी तरीके से मंदिर के भीतर दाखिल हुआ जाए। धार्मिक स्थल खोलने की मांग को लेकर उद्धव सरकार के खिलाफ बीजेपी का मोर्चा। चलिए हम सीधे रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक की तरफ, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वहां की तस्वीरें अभिषेक, और क्या कह रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता? देखिए, अगर मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं तो यहाँ पर तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग संप्रदाय के लोग आपको दिखाई पड़ रहे हैं। सिख दिखाई पड़ रहे हैं, दूसरे संप्रदाय के लोग हैं, वारकरी हैं, हिंदू संप्रदाय के लोग अलग अलग लोग हैं, पंडित हैं।
सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं और सबकी कोशिश ये है कि मंदिर खोला जाए, क्योंकि मंदिर से ना केवल धर्म बल्कि उसके साथ साथ आसपास रहने वाले लोगों को जो रोजगार है वो भी देना पड़ेगा और उनका भी रोजगार भी चलेगा। और तमाम सारे लोग, एक सिख समाज के व्यक्ति हम इनसे पूछते हैं, आप बताइए कि आप भी आज यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने पर, क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? हम सभी की धर्म की आस्था सबकी जुड़ी हुई है, सभी धर्म के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और सबकी आस्था है। तो बस हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द मंदिर चालू हो, ताकि चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग से हो, जो इनकी टर्म्स एंड कंडीशन से हो, जैसे इन्होंने स्विमिंग पूल चालू किए, आज इन्होंने सिनेमा हॉल चालू कर दिए, उसी कंडीशन से करें, लेकिन दर्शन होने चाहिए, श्रद्धालुओं को दर्शन मिलना चाहिए, चाहे फिर वो किसी भी धर्म। ये आस्था का विषय है और आस्था उनकी, हमें नहीं लगता कि उनकी आस्था भगवान से अलग है, वो भी आस्था भगवान को ही करते होंगे। बिल्कुल, यहाँ पर और दूसरे लोग हैं। आप ही बताइए कि लगातार सरकार कह रही है कि कुछ दिन तक और इंतजार करिए, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा तो मंदिर खोलेंगे। नहीं, कुछ दिन मतलब कितने दिन? ये तो 6 महीने से हमको कुछ दिन बोल रहे हैं, लेकिन ये सरकार को मंदिर खोलने ही नहीं है। सारा खुल सकता है लेकिन हम मंदिर बंद रखेंगे। साधु संतों को ठेस पहुंचाने का काम ये ठाकरे सरकार कर रही है। बिल्कुल, यहाँ पर अगर तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं। तमाम सारे अलग अलग संप्रदाय के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सभी लोग डिमांड कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से मंदिर खुलना चाहिए, क्योंकि मंदिर खुलने से आसपास के लोगों को जो रोजगार है वो भी अवेलेबल होगा। आप बताइए कि आप लोग भी मंदिर खोलने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? हम सरकार से इतनी दरख्वास्त कर रहे हैं कि मंदिर खोल दो। अगर बाकी की चीज़ें खोल सकते हो आप तो मंदिर क्यों नहीं? अगर जिम खुल सकता है, तालाब खोल सकते हैं, रेलवे खोल सकती है, एसटी खुल सकती है, आने और जाने वाली बसेस खुल सकती है, मदिरालय खुल सकता है, फिर मंदिर क्यों नहीं खुल? बिल्कुल, यहाँ दूसरी तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये दूसरी तस्वीर है। जो मंदिर का मेन गेट है उसको चारों तरफ से ब्लॉक किया हुआ है। इस ब्लॉक के जरिए अंदर पुलिस वालों को बिठाया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति मंदिर के अंदर प्रवेश न करे। और इसको लेकर के सुबह बीजेपी के कार्यकर्ता हों या साधु संत हो यहाँ पहुँचे थे और अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल उन्हें वापस भेज दिया गया, जिसके बाद वो पहुँचे हुए हैं यहाँ पर। तमाम सारे लोग दूसरे हैं और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर और तमाम सारे लोग जो बीजेपी के लोग हैं, साथ ही यहाँ पब्लिक है, उनसे बात करते हैं कि आप बताइए कि आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि खुलनी चाहिए मंदिर, सरकार कह रही है अभी फ़िलहाल वक्त नहीं है मंदिर खोलने का। वक्त कब होगा वो बताएं। नहीं, लेकिन आपको लगता है कि अभी सरकार जानबूझ के बंद रखी है या फिर सही में कोरोना के प्रादुर्भाव के कारण इस तरीके का स्टेप सरकार ने उठाया है? नहीं, हमें तो लगता है कि जानबूझ के ये चल रहा है। बाकी सब चीज़ें अगर खुली जा रही है, आज तो सिनेमा थिएटर भी खुले जा रहे हैं, बाकी ट्रेन बसेस सब चालू है। और अगर आप यहाँ मंगलवार को आते, ट्यूसडे को आते, तो आपको दिखाई देता कि यहाँ हज़ारों लोग आए थे दर्शन के लिए। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग कोई रीज़न नहीं लगता मुझे। बिल्कुल, यहाँ पर और सारे लोग हैं, हम इनसे पूछते हैं। आप बताइए कि आप लोग चाहते हैं कि मंदिर खुलना चाहिए, ऐसे कोरोना के प्रादुर्भाव के समय भी थोड़ा और सरकार जो स्टेप कर रही है उसका इंतजार करना चाहिए? मंदिर खोलना चाहिए, सब खोल रहे, मंदिर खोलना चाहिए। बिल्कुल, ये देखिए तस्वीरें अगर आपको देखें तो यहाँ फोर्सेस डिप्लॉय की गई है, तमाम सारे दूसरे लोग भी हैं। आप ये बताइए कि आप मंदिर खुलना चाहिए, मंदिर खोलने को लेकर जो सरकार कोशिश कर रही है कि अभी मंदिर नहीं खोला जा सकता, आपको लगता है मंदिर खोलना चाहिए? बिल्कुल खोलना चाहिए, बिल्कुल खोलना चाहिए, बिल्कुल खोलना चाहिए। लेकिन सरकार के अभी कोरोना है। हाँ, कोरोना है तो फिर ये है बार बार उगड़ रहे, सब बाजार खुले हो गए, सब ट्रेन चल रहे, सब ये मंदिर भी क्यों ऐसा हो रहा है? बिल्कुल, आप बताइए मंदिर खुलना चाहिए? खुलना चाहिए। सरकार कह रही है अभी फिलहाल वक्त नहीं है, अभी कोरोना ज़्यादा है महाराष्ट्र में और ऐसे में ये कोरोना और फैल सकता है, इसलिए मंदिर नहीं खोला गया या धार्मिक स्थल नहीं खोले जा रहे। नहीं, मंदिर तो खुलना ही चाहिए क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग से अंदर छोड़ा जाए और भाविक को दर्शन के लिए लाभ हो सकता है, इसीलिए मंदिर खुलना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन यहाँ तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए तस्वीरें, यहाँ पुलिस फोर्स डिप्लॉय की गई है ताकि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ना आए। ज़्यादा संख्या में जो गांव वाले आने वाले थे वो सब ना आए, इसको लेकर के बाकायदा आंदोलन जारी रखने को लेकर के हम एक बार फिर साधु संतों के पास ही चलते हैं, क्योंकि साधु संत लगातार कह रहे हैं कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक मंदिर अभिषेक, क्योंकि आप वहां पर पहुंच रहे हैं तो जरा उनसे ये भी पूछिएगा कि सिर्फ इसी मंदिर को खोलने की मांग है या फिर सभी धार्मिक स्थल, क्योंकि सभी धर्मों के लोग भी वहां पर मौजूद हैं। बिल्कुल, अगर मैं गायत्री बताऊं यहाँ पर फिलहाल चारों तरफ
जो साधु संत हैं वो बैठे हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें, हम इनसे पूछते हैं कब तक आंदोलन जारी रहेगा और क्या यही मंदिर खुलना चाहिए कि महाराष्ट्र में दूसरे धार्मिक स्थल भी खुलने चाहिए? देखिए, हमारी मांग ये है कि महाराष्ट्र के सारे मंदिर खुलने चाहिए। जब तक ये मांग की घोषणा मुख्यमंत्री नहीं करते हैं तब तक, क्योंकि ये महाराष्ट्र की कुलस्वामिनी का मंदिर है, इसलिए राज्य का धरना हम यहाँ पर दे रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर आप देखिए तमाम सारे दूसरे साथ, आप लोग आंदोलन कब तक करते रहेंगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, जब तक ये जो बहरी सरकार है ये जब तक हमारी बात नहीं सुनती, तब तक हम यहाँ से उठने वाले हैं नहीं। आंदोलन कब तक जारी रहेगा? जब तक इस महाराष्ट्र के देवस्थान खुले नहीं होते, जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। बिल्कुल, ये देखिए तस्वीरें, अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ 50 साधु संत अलग अलग संप्रदाय के सब बैठे हुए हैं, साथ ही सिख संप्रदाय के लोग भी मौजूद हैं। सभी की मांग है कि महाराष्ट्र के भीतर धार्मिक स्थल खोले जाने चाहिए और उसको लेकर के यहाँ पर तमाम सारे लोग हैं। आप बताइए कि कब मंदिर खुलने तक आप यहाँ धरने पर रहेंगे? हाँ, मंदिर खुलने तक हम यही रहेंगे, यही बैठेंगे, भूखे प्यासे यही बैठेंगे कि हमारी मांग ये है मंदिर खुलना चाहिए, मंदिर खुलना चाहिए कि मंदिर में जाने से हम लोगों को शांति मिलती है और हम शांति का प्रतीक बताते हैं। अभी तक हम शांत थे, लेकिन अभी तक हम शांत नहीं बैठने वाले, मंदिर खुलना चाहिए, यही हमारी मांग। आप ये बताइए कि सरकार कह रही है कि अभी कोरोना ज़्यादा है पूरे प्रदेश में और ऐसे में कुछ दिनों तक और इंतजार करना चाहिए। देखिए, बियर बार खुले हैं और भक्तों के लिए मंदिर बंद किए हैं। जब तक मंदिर खुलेगा नहीं, ये प्रातिनिधिक मंडल को दर्शन नहीं मिलेगा, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, तमाम सारे साधु संत, ये मंदिर की सीढ़ियां हैं। अभिषेक, आप रहिए वहाँ पर और जब लौटेंगे तो आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि पूछिएगा क्या कोई आश्वासन मिला है, क्योंकि बड़ी संख्या में ये तमाम लोग वहाँ पर जुटे हुए हैं, कह रहे हैं कि जब तक नहीं खुलेगा मंदिर तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। तो क्या कोई आश्वासन या कोई नुमाइंदा सरकार की तरफ से मिलने पहुंचा है या पहुंचेगा, इस पर आएंगे आपके पास। इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी की दलील है कि लाखों लोगों की रोजी रोटी मंदिर के सहारे है और जब बाकी चीजें खुल सकती हैं तो फिर मंदिर क्यों नहीं। के स्थानीय विधायक हमारे साथ हैं। सर, ये बताइए कि आप लोग कह रहे हैं कि मंदिर खोलना चाहिए, राज्य सरकार कह रही है लोगों का स्वास्थ्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सिर्फ मंदिर का सवाल नहीं है, सब जो धार्मिक स्थल है वो खोलने की जरूरत है। इधर जो स्टेट्स है, हर स्टेट में मंदिर और धार्मिक स्थल खुले हुए हैं। सिर्फ महाराष्ट्र में ये धार्मिक स्थल क्यों बंद है, ये हमारा सवाल है। अभी बस में घंटों लोग एक साथ बैठ के ट्रैवल करते हैं, प्लेन में करते हैं, ट्रेन में करते हैं। आज से तो सिनेमा थिएटर भी शुरू किए हैं, बार चालू है, होटल चालू है। तो सिर्फ धार्मिक स्थल में जाने पे ही कोविड होता है, ऐसे कैसे कोई कह सकता है? तो हमारा कहना है कि इसके अलावा लाखों ऐसे परिवार हैं जिनका गुजारा जो है वो इन भाविकों पे डिपेंडेंट है। पूरी इकोनॉमी जो है, अभी तुळजापुर शहर की 80% जो यहाँ की इकोनॉमी है वो आने वाले जो भाविक है उन पे डिपेंडेंट है। एक तरफ गवर्नमेंट इनको 1 रुपए की मदद नहीं करती और दूसरी तरफ इनके सब जो भी व्यवसाय है सब अभी बंद पड़े हुए हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर भोपाल से। भोपाल नगर निगम ने कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद के अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नगर निगम की टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में उनके अवैध निर्माण को ढहा दिया। उनके खिलाफ नफरत फैलाने के आरोप में एफआईआर भी दर्ज की गई है। कांग्रेस के विधायक ने अपने ऊपर हुए केस और नगर निगम की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद उस वक्त विवादों में घिरे थे जब उनकी अगुवाई में 29 अक्टूबर को भोपाल में हुए फ्रांस विरोधी प्रदर्शन में हजारों लोगों की भीड़ जुटी थी। तो एमएलए आरिफ मसूद पर एफआईआर दर्ज हुई है और ये बड़ी कार्रवाई की गई है नगर निगम की तरफ से। उनके अवैध निर्माण को ढहा दिया गया है। तो नगर निगम की टीम ने ये भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की है। नफरत फैलाने के आरोप में एफआईआर भी दर्ज की गई है। कांग्रेस के विधायक ने अपने ऊपर हुए केस और नगर निगम की कार्रवाई पर हालांकि सवाल खड़े किए। कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद उस वक्त विवादों में घिरे थे। आपको बता दें जब उनकी अगुवाई में 29 अक्टूबर को भोपाल में हुए फ्रांस विरोधी प्रदर्शन में हजारों लोगों की भीड़ जुटी थी। ये 2 तस्वीरें आपके सामने। तो आरिफ मसूद के अवैध निर्माण को ढहा दिया गया है। नगर निगम की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है और साथ ही साथ एक एफआईआर भी कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ दर्ज की गई है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस एमएलए के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 6 लोग भी इसमें शामिल हैं। मेरे ऊपर एक धारा और एक मुकदमा दायर कर दिया अलग से
153 मुझे अफसोस हुआ क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरा एक प्रोटेस्ट था, शांति का प्रोटेस्ट था, 25,000 लोग जमा हुए और मैंने कभी किसी के धर्म के बारे में बुरा नहीं बोला। मेरे धर्म के बारे में जब बुरा बोला गया तो उसका रिएक्ट करने का संवैधानिक मुझे अधिकार है और मैं उस संवैधानिक अधिकार के दायित्व में निभाते हुए उसका प्रयोग करते हुए मैंने अपनी एक प्रजातांत्रिक ढंग से बात रखी और मैंने ये कहा कि किसी को किसी की इजाज़त नहीं है मज़हब के बारे में बुरा कहना। उसके बावजूद मेरे ऊपर एक मुकदमा लगाया, फिर दूसरा एक और कल लगा दिया। मैं उसकी निंदा करता हूँ। तो आरिफ मसूद के खिलाफ एफआईआर दर्ज, उनके जो अवैध निर्माण है उसको ढहा दिया गया है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नगर निगम की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। तब विवादों में घिरे थे कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद जब फ्रांस विरोधी प्रोटेस्ट उनकी तरफ से किया गया था और इस सब के बीच ये बड़ी कार्रवाई नगर निगम की तरफ से। एक तरफ नफरत फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अवैध निर्माण पर कार्रवाई, कांग्रेस एमएलए के खिलाफ अवैध निर्माण ढहा दिया गया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ये बड़ी कार्रवाई नगर निगम की तरफ से की गई। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं 29 अक्टूबर की, जब विवादों में गिरे थे कांग्रेस के एमएलए। सीधे रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी मनोज की तरफ जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। मनोज, ये बड़ी कार्रवाई और एफआईआर भी कांग्रेस विधायक के खिलाफ दर्ज, क्या और जानकारी? क्या ये जो अवैध निर्माण ढहाया गया है इसका एफआईआर के साथ भी लिंक है? सारी कहानी शुरू होती है 29 तारीख, जैसा आप कह रही हो कि गुरुवार को, पिछले गुरुवार को जब फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था उसमें हज़ारों की तादाद में लोग जमा हुए थे। तो पहले उस समय सारी जो बीजेपी और बीजेपी की सरकार उस समय व्यस्त थी उपचुनाव के लिए, क्योंकि 3 तारीख को मध्य प्रदेश में वोटिंग होना थी 28 सीटों पर। तो उस समय कोरोना काल में कोरोना के जो प्रोटोकॉल है उसको वायलेट करने के लिए, उसका उल्लंघन करने के लिए उस भीड़ में जो लोग आए, आरिफ मसूद के ऊपर साथ ही कई लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई थी जो कोरोना का प्रोटोकॉल उल्लंघन करने के लिए। लेकिन बाद में वो धाराएं बढ़ाई गई। अब जो नया मामला दर्ज हुआ है बीती रात में, उसमें मामला दर्ज हुआ है कि आपने धार्मिक आधार पर भावनाओं को भड़काया। तो ये आरिफ मसूद जो कि कांग्रेस के भोपाल मध्य से विधायक है, तो उनके खिलाफ ये दूसरा मामला दर्ज हुआ। लेकिन इस वक्त हम कांग्रेस दफ्तर के सामने खड़े हुए हैं, तो कांग्रेस में हम इस बात का रिएक्शन लेने आए थे कि कांग्रेस इस सारे मामले को कैसे देखती है। तो कांग्रेस तो कह रही है कि ये पूरी बदलापुर की कार्रवाई है क्योंकि उन्होंने किसी धार्मिक भावनाओं को नहीं भड़काया। और जो खुद आरिफ मसूद कह रहे हैं कि मैंने तो संविधान के दायरे में रहते हुए एक पीसफुल शांति के साथ एक प्रदर्शन किया था। लेकिन फिलहाल ये जो जैसा आप कह रहे हो कि दोनों बातें आपस में जुड़ी हैं, बिल्कुल सच है कि पूरा का पूरा जो गुरुवार का प्रोटेस्ट था उसके बाद उनके जो कॉलेज में जो भी अतिक्रमण था, नगर निगम की तरफ से अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है, जिसमें जिस तरह की जानकारी हम लोगों को है कि हालांकि ये कॉलेज काफी पुराना है, बीच में 15 साल अवैध निर्माण पर यह कार्रवाई और एफआईआर नफरत फैलाने के आरोप में। लेकिन कांग्रेस पल्ला झाड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी जो इन उपचुनाव में जो हारने की हताशा से भरी हुई है और अपना मॉरल उठाने के लिए वो इस तरह के बदलापुर के और भी कई कार्य कर सकती है। कश्मीर के हुनर को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना ने बारामूला में एक टैलेंट हंट शो का आयोजन किया। इस टैलेंट हंट शो में कश्मीर के नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जहां कोई जबरदस्त डांस करता दिखा तो किसी ने अपनी सुरीली आवाज में गाना गाकर सबको मदहोश कर दिया। कश्मीर गॉट टैलेंट के नाम से हुए इस कार्यक्रम में नौजवानों के साथ ही बच्चों ने भी अपना हुनर दिखाया। सेना की इस पहल के लिए नौजवानों ने उनका शुक्रिया अदा किया और इस तरह के कार्यक्रमों को कश्मीर के नौजवानों के लिए जरूरी बताया। सीरियसली इनसे थैंकफुल हूँ कि इनने बच्चों को एक मौका दिया यहाँ पे अपना टैलेंट शो करने का। इस कार्यक्रम में अधिकारियों और जवानों के परिवारों के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी पहुँचे, जो तालियां बजाकर प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाते हुए दिखाई दिए। आपको याद दिला दें कि अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल फाइनल डेज आज से शुरू हो गए हैं। आप भी अपनों को खुशियों की सौगात दे सकते हैं। अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 13 नवंबर तक। न्यूज 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड